नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री के जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में लगभग 500 ईसा पूर्व में भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम देखे थे कि लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत के अलग अलग हिस्सों में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। ये 16 महाजनपद है कंबोज, गंधार, कुरु, मत्स्य, सूरसेन, वत्स, अवंती, कौशल, पंचाल, मगध, चेदी, काशी, मल्ल, वज्जी, अंग और अस्मक। ये सभी महाजनपद अपना स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अड़िग थे, जिसके कारण से भारत में एक एकीकृत शक्तिशाली सत्ता का स्थापना नहीं हो सका। क्योंकि भारत में इस समय कोई भी शक्तिशाली सत्ता स्थापित नहीं था, जिसके कारण से विदेशियों ने भारत के उत्तर पश्चिम हिस्सा में आक्रमण किया और कंबोज और गंधार वाला जो एरिया था उसके ऊपर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। अब प्रश्न ये आता है कि सबसे पहले कौन से विदेशी आक्रमणकारी भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो सबसे पहले हखामनी वंश के शासकों के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया गया, जिसे हम लोग पारसिक आक्रमण या फिर ईरानी आक्रमण भी मानते हैं। इसके बाद जो है यूनानियों ने आक्रमण किया, जिसमें नाम आता है सिकंदर का। तो चलिए एक एक करके हम इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हखामनी यानी कि पारसिक वंश के शासकों के क्रम के विषय में। तो पहला राजा है साइरस द्वितीय, जिन्होंने हखामनी वंश का स्थापना किया है। इसके बाद आता है केमसिस द्वितीय। इसके बाद आता है डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम भी कहा गया है। इसके बाद आता है जरक्सिज। इसके बाद अर्थजरक्सिस प्रथम और इसके बाद आता है अर्थजरक्सिस द्वितीय और सबसे अंतिम में आता है डेरियस। अब हम इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। यदि हम बात करें साइरस द्वितीय के बारे में, तो इन्होंने जो है हखामनी वंश का स्थापना किया था। साइरस ने 550 ईसा पूर्व के मध्य मकरान के रास्ते से भारत में प्रवेश किया और इसके बाद बैक्ट्रिया, सिस्तान, मकरान, कपिसा और हिंदुकुश पर्वतमाला तक के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। इन क्षेत्रों में अष्टक और अश्वक नामक भारतीय जनजातियां निवास करती थी और उन्होंने साइरस की अधीनता को स्वीकार किया और उन्हें कर भी देते थे। आगे यदि हम बात करें तो काबुल घाटी में भी उन्हें सफलता प्राप्त हुई। साइरस के इस सैन्य अभियान से हखामनी यानी कि पारसिक साम्राज्य की पूर्वी सीमा भारत के पश्चिमी सीमा से मिल गई थी। साइरस ने 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसकी मृत्यु कैस्पियन क्षेत्र में डरबाइक नामक एक पूर्वी जनजातियों के विरुद्ध लड़ते हुए हो गया था। साइरस द्वितीय की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी केमसिस द्वितीय बनता है। केमसिस द्वितीय गृह युद्धों में ही उलझा रहा और इसके समय में पारसिक साम्राज्य के विस्तार भारत की ओर अधिक नहीं हो सका था। अब हम बात करते हैं डेरियस प्रथम या फिर दारा प्रथम के विषय में। डेरियस प्रथम एक शक्तिशाली शासक था, जिन्होंने 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व तक शासन किया था। डेरियस ने 519 से लेकर के 513 ईसा पूर्व के मध्य भारत पर सफल आक्रमण किया और पश्चिमी गंधार, कंबोज, पंजाब और सिंध के जो प्रदेश थे उनको जीतने में सफलता प्राप्त किया। डेरियस प्रथम के अभियानों की सफलता का उल्लेख उसके अभिलेखों में मिलता है, जिसके क्रम अगर देखें तो सबसे पहले आता है बेहिस्तून अभिलेख, उसके बाद आता है पारसी पोलिस अभिलेख और इसके बाद आता है नक्शे रुस्तम अभिलेख। यूजीसी नेट के पेपर में यहाँ से प्रश्न बने हैं, आप लोग क्रम अच्छी तरीके से याद रखना डेट के साथ। आगे यदि हम बात करें तो हमदान अभिलेख और नक्शे रुस्तम अभिलेख में डेरियस प्रथम यानी कि दारा प्रथम की सिंधु विजय का जानकारी मिलता है। डेरियस प्रथम ने 518 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु प्रदेश पर विजय प्राप्त किया था। ईरानी अभिलेख में सबसे पहले सिंध को हिंद के नाम से उल्लेख किया गया है। यह क्षेत्र पारसिक साम्राज्य का 20वां प्रांत था। इसे भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना। आगे यदि हम बात करें तो पारसिक साम्राज्य में या फिर फारस साम्राज्य में कुल 28 प्रांत या फिर क्षत्रप थे। डेरियस प्रथम ने
अपने साम्राज्य को कुल 28 क्षत्रप में विभाजित किया था और इसका प्रमुख होता था छत्रपति। डेरियस प्रथम का भारतीय प्रांत सबसे अधिक आबाद और उपजाऊ था। इस क्षेत्र से ईरानी साम्राज्य को हर वर्ष 360 टैलेंट सोना, जिसमें शामिल था मुद्रा और भारत की प्राचीनतम माप, राजस्व के रूप में प्राप्त होता था, जो फारस यानी कि ईरान के सभी एशियाई प्रांत से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 हिस्सा था। अब हम बात करते हैं जरक्सिस के बारे में। इसका समय काल था 486 ईसा पूर्व से लेकर के 465 ईसा पूर्व के बीच तक। यदि हम जरक्सिस के बारे में बात करें तो ये डेरियस प्रथम का उत्तराधिकारी था। जरक्सिस के द्वारा भी पारसी पुलिस अभिलेख का लेखन किया गया था, जिसमें भारत के 3 प्रदेशों का उल्लेख मिलता है, जिनमें शामिल है गंधार, सतगु और सिंधु। इससे ये स्पष्ट होता है कि डेरियस प्रथम के द्वारा जिन क्षेत्रों के ऊपर अधिकार किया गया था उसे जरक्सिस ने बनाए रखने में सफलता हासिल किया। आगे यदि हम बात करें तो पारसी पुलिस लेख से यह भी जानकारी मिलता है कि अहुर मजदा की इच्छा से उसने आक्रमण के दौरान अनेक मंदिरों को तोड़ा था और भारतीय देवी देवताओं की पूजा को भी बंद करवा दिया था। यूनान के विरुद्ध अपने युद्ध में उसने भारतीय सैनिकों की टुकड़ी की सहायता प्राप्त की और ये सैनिक लाए गए थे गंधार और सिंध के एरिया से, लेकिन इस युद्ध में विजय हासिल नहीं कर सका। जब गंधार और सिंध के सैनिक यूनान के विरुद्ध लड़ने के लिए गए थे, तब हेरोडोटस ने इनके वेशभूषा के बारे में अपने पुस्तक में वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि भारतीय सैनिकों के वस्त्र जो है सूती के बने हुए थे, उनके कंधों पर धनुष था और बांस की कमानियां थी और तीर जो है वो लटके हुए थे। तीरों के नोक पर लोहे के मढ़े हुए कुछ कारीगरी भी देखने को मिला था। तो ये जानकारी हमें मिलती है हेरोडोटस के लेख से। आगे यदि हम बात करें तो 465 ईसा पूर्व के आसपास जरक्सिस को उसके अंगरक्षक के द्वारा मार डाला गया। अब हम बात करते हैं डेरियस तृतीय या फिर दारत तृतीय के विषय में। इसका समय काल है 360 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व तक। हखामनी वंश का यह अंतिम शासक था और इसके समय काल तक हखामनी वंश का भारत पर प्रभाव बना रहा। ये पॉइंट आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना। आगे यदि हम बात करें, सिकंदर भारत के ऊपर आक्रमण करता है और इन्होंने डेरियस पर आक्रमण करके भारत को पारसिक साम्राज्य से मुक्त कर दिया था। अब चूंकि यहाँ पर सिकंदर का बात हो रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट आप लोग याद रखना। 331 ईसा पूर्व में अरबेला का युद्ध हुआ था। यह युद्ध हुआ था सिकंदर और डेरियस तृतीय के बीच में। इसके बाद 330 ईसा पूर्व में सिकंदर, जो कि एक यूनानी शासक था, उन्होंने हखामनी राजवंश की राजधानी पारसी पुलिस को जला करके खत्म कर दिया था और इसी पराजय के साथ ही भारत में पारसिक साम्राज्य की जो सीमा है वो समाप्त हो जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पारसिक या फिर हखामनी वंश के शासकों के द्वारा जो भारत के ऊपर अधिकार किया गया उसका क्या प्रभाव रहा इसके विषय में। भारत के उत्तर पश्चिम सीमावर्ती प्रदेश में लगभग 2 शताब्दियों तक इनका प्रभाव बना रहा। भारतीय विद्वान और दार्शनिक पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए। इसके अतिरिक्त स्काइलस जैसे यूनानी भारत की यात्रा पर आए और हेरोडोटस और टेसियस जैसे इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हैं स्काइलस जैसे यात्रियों से एकत्रित किए थे। स्काइलस ने भारत से पश्चिमी देशों तक एक समुद्री मार्ग का भी खोज किया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मिलने वाले ईरानी सिक्कों से ईरान के साथ भारत के व्यापार की जानकारी भी हमें मिलती है। इसके अतिरिक्त पारसिक साम्राज्य का भारत के ऊपर प्रभाव होने के कारण भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्टी नामक एक नए लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी लिपि अरमाइक लिपि से उत्पन्न हुआ था। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखना, भारत के पश्चिमी प्रदेश जैसे कि सिंध, गंधार, यहाँ पर पारसिकों के प्रत्यक्ष शासन के जानकारी मिलते हैं और यहाँ अरमाइक लिपि का भी जानकारी हमें मिलता है। आगे यदि हम बात करें तो मौर्य शासन काल में अशोक के 2 अभिलेख जो हैं, जैसे कि एक है आपका मनसेहरा और दूसरा है शाहबाजगढ़ी। इसमें जो लिपियों का प्रयोग किया गया है वो है खरोष्टी लिपि और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर
पारसिक साम्राज्य का प्रभाव देखने को हमें मिला है। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के जो क्षेत्र थे उनकी भाषाएं भी पारसिक भाषा से प्रभावित हुए। पारसिक भाषा का शब्द है दीपी, जिसका अर्थ है राजाज्ञा, और दूसरा है निपिष्ट, जिसका अर्थ है लिखित। ये दोनों ही शब्द अशोक के लेखों में हमें मिलती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। जैसे कि दीपी को लिपि कहा गया है और निपिष्ट को लिखित कहा गया है। ईरानी सिक्के सिगलोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। भारत में चांदी के सिक्कों का प्रचलन ईरानियों के आगमन के साथ ही शुरू हुई। मौर्य शासनकाल के कई सारी घटनाएं ऐसे हैं जो पारसिक प्रभाव से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जैसे कि मौर्य सम्राटों ने दरबारी शान शौकत और कुछ परंपराओं का अनुकरण डायरेक्टली पारसिक साम्राज्य के शासकों से प्रभावित होकर के किया था। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में अपना राजप्रसाद पारसी पोलिस के राजमहल के ढांचे पर तैयार किया था। चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के लोक प्रदर्शन की जो विधि है वो भी पारसिक साम्राज्य के शासकों से प्रभावित है। सम्राट के जन्मदिन पर केश प्रक्षालन की प्रथा ईरान से ग्रहण की गई थी। इसी प्रकार ईरान में दंड की एक विधि के रूप में सिर मुंडाने की प्रथा है। आगे यदि हम बात करें तो अशोक के राजाज्ञा में भी पारसिक साम्राज्य के तत्व दिखाई देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पारसिक साम्राज्य से प्रभावित है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, तो हर एक फैक्ट को अच्छे तरीके से आप लोग याद रखना। आगे यदि हम बात करें तो पाटलिपुत्र के खुदाई में विशाल स्तंभ वाले भवन के अवशेष मिले हैं और इस स्तंभ मंडप की प्रेरणा और उसकी सामान्य डिजाइन डेरियस प्रथम के सत्य स्तंभ मंडप से ली गई प्रतीत होती है। अशोक की शिलाओं पर शासनादेश खुदवाने की शैली डेरियस प्रथम या फिर दारा प्रथम के लेखों से ग्रहण की गई है। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर चित्रित घंटानुमा आकृतियां ईरानी कला से प्रभावित है। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद रखना। अब हम बात करेंगे यूनानी आक्रमण के बारे में। यूनानी आक्रमणकारियों में सबसे पहले सिकंदर के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया गया था। यदि हम बात करें सिकंदर के विषय में तो इनका पिता का नाम था फिलिप द्वितीय और ये मकदूनिया के शासक थे। जब इनकी मृत्यु हुई तो 336 ईसा पूर्व में 20 वर्ष के उम्र में सिकंदर को मकदूनिया का शासक बनाया गया। सिकंदर के अंदर उत्साह, साहस और वीरता ये तीनों गुण विद्यमान थे। मकदूनिया और यूनान में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के बाद सिकंदर ने दिग्विजय की एक व्यापक योजना प्रस्तुत किया और इस प्रक्रिया में उसने एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, बेबीलोन और बैक्टीरिया आदि क्षेत्रों को जीत करके अपना साम्राज्य को और भी ज़्यादा विस्तृत किया। इसी साम्राज्य विस्तार के क्रम में 331 ईसा पूर्व में अर्बेला के युद्ध में दारा तृतीय यानी कि डेरियस तृतीय को पराजित करके उसके साम्राज्य जो पारसिक साम्राज्य था उसको ख़त्म किया था और पारसी पोलिस जो उसकी राजधानी थी उसको भी जला करके ख़त्म कर दिया था। इसके बाद सिकंदर ने उसके सबसे पूर्वी भाग में स्थित बल्ख यानी कि बैक्टीरिया के प्रांत में एक उपनिवेश स्थापित किया और इसी स्थान से उसने यानी कि सिकंदर ने भारतीय विजय के लिए अभियान करना शुरू किया था। आगे यदि हम बात करें तो बल्ख से चलकर काबुल के मुख्य मार्ग से होते हुए सिकंदर ने हिंदुकुश पर्वत को पार किया और अलेक्जेंड्रिया तक पहुंचा था, जहां के क्षत्रप को उसने कुशासन के आरोप में हटा करके उसके स्थान पर एक नए क्षत्रप का नियुक्ति किया था। अलेक्जेंड्रिया से आगे बढ़ते हुए सिकंदर निकैया पहुंचता है और निकैया में ही तक्षशिला के राजा आम्भी का मुलाकात सिकंदर से होता है और इस समय राजा आम्भी जो है वो सिकंदर को अपना पूर्ण समर्थन देने के लिए राजी हो गया था। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर को बहुमूल्य वस्तुएं और हाथी भी भेंट किए। किसी भारतीय नरेश या भारतीय राजा के द्वारा अपने ही देश के प्रति विश्वासघात किए जाने का एक लिखित इतिहास का ये पहला जानकारी हमें प्रदान होता है। हिंदुकुश के उत्तर में शशिगुप्त नामक एक अन्य भारतीय नरेश ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की और उसकी सहायता का वचन दिया। इस भारतीय देशद्रोहियों द्वारा ये आश्वस्त हो जाने के बाद ही सिकंदर आगे जो है अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए बढ़ता है।
आगे यदि हम बात करें तो सिकंदर ने अपने सेना को आगे चल के दो हिस्सों में बांट दिया था। एक भाग को उसने हेफेस्तियान और पेरडियस नामक अपने दो सेनापतियों के नेतृत्व में काबुल नदी के किनारे किनारे खैबर दर्रे से होते हुए सिंधु नदी तक पहुंचने का आदेश दिया था। वहीं दूसरी भाग की जो सेना थी उसका नेतृत्व सिकंदर स्वयं कर रहा था और उसने कुनार और स्वात नदी घाटी के पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों में युद्ध किया और आगे जाकर के अगले हिस्से में कब्जा कर लिया। ये मैप जो है सिकंदर के द्वारा किए गए सैनिक अभियान का जानकारी देता है, तो आप ये मैप को भी अच्छे तरीके से देख लेना एक बार, क्योंकि यहाँ पर आपको एक जानकारी पूछ सकता है कि कौन कौन से क्षेत्र सिकंदर से जुड़े हुए थे। आगे यदि हम बात करें तो प्रथम सैन्य दल को मार्ग में पुष्कलावती यानी कि पश्चिमी गंधार के शासक अष्टक के भीषण अवरोध का सामना करना पड़ा और 30 दिनों तक युद्ध करने के बाद यह भारतीय राजा अपनी स्वाधीनता की रक्षा करते हुए मारा गया। उसका राज्य संजय को सौंपकर यही सैनिक दल सिंधु नदी तक पहुंचा था। सिकंदर जिस सेना का नेतृत्व कर रहा था उसे कपीसा और तक्षशिला के बीच बसी हुई अनेक स्वाधीनता प्रिय और लड़ाकू जनजातियों से युद्ध करना पड़ा। एरियन ने इन पर्वतीय क्षेत्रों की जातियों को अस्पेसियन, गौरियन और स्केनिया कहा है। तो ये जनजातियों के नाम याद रखना आप लोग। सिकंदर के सैनिकों को सबसे पहले कुनार घाटी के अस्पेसियन जनजातियों द्वारा किए गए अवरोध का सामना करना पड़ा। एक कड़े प्रतिरोध के बाद हरा दिए गए और इसके बाद जो है निसा की ओर बढ़ते हुए सिकंदर अपना अगला अभियान जारी रखा। निसा जाति ने बिना युद्ध के ही सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया और अपने को यूनानियों का वंशज मानने लगा था। इसके बाद गौरियनों के प्रदेश को जीतते हुए सिकंदर ने अश्वकों के राज्य में प्रवेश किया, जिनकी राजधानी जो है मशक बताया गया है। लगातार हो रहे युद्ध और भीषण प्रतिरोध के बाद अश्वकों को भी पराजित कर दिया गया। यूनानी लेखकों के विवरण से हमें पता चलता है कि अश्वकों की राज्य की स्त्रियों ने पुरुषों की मृत्यु के बाद युद्ध करना शुरू कर दिया था। मशक के बाद वजीरा यानी कि बीरकोट और उदग्राम को जीतते हुए सिकंदर जो है पुष्कलावती पहुंचता है, जहां उसकी दूसरी सेना ने पहले से ही अधिकार करके बैठा हुआ था। इसके बाद फिलिप के नेतृत्व में एक सैनिक जत्था पुष्कलावती में रख दिया गया और पुष्कलावती और सिंध के बीच स्थित सभी छोटे छोटे प्रदेशों को जीतकर उसने यानी कि सिकंदर ने निचली काबुल घाटी में अपनी स्थिति सुदृढ़ किया था। इस निचली काबुल घाटी में एक प्रांत यानी कि छत्रप संगठित किया और निकोनोर को यहाँ का छत्रप बनाया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड हो सकते हैं। सिंधु नदी पार करने के पूर्व कुछ स्थानीय सहायकों की मदद से सिकंदर ने आयोरनोस के सुदृढ़ गढ़ पर कब्जा कर लिया और यहाँ उसने शशिगुप्त को शासक नियुक्त किया था। इस स्थान से सिकंदर वर्तमान ओहिंद के समीप सिंधु नदी के तट पर आया, जहां उसके सेनापतियों ने पहले से ही नावों का पुल बना रखा था। यहाँ एक महीने विश्राम करने के बाद 326 ईसा पूर्व के बसंत में यूनानी विजेता ने यानी कि सिकंदर ने सिंधु नदी पार करके भारतीय भूमि में प्रवेश किया था। अब हम बात करते हैं झेलम के युद्ध के विषय में। ये युद्ध 326 ईसा पूर्व में राजा पोरस की सेना और सिकंदर की सेना के बीच में लड़ा गया था। जब सिकंदर का सेना भारतीय भूमि में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसे राजा पोरस की सेना का सामना करना पड़ता है। चलिए हम इसे डिटेल्स में समझते हैं। राजा पोरस की सेना बड़ी और विशाल थी। एरियन के अनुसार इस सेना में 4000 बलिष्ठ अश्वरोही यानी कि घोड़ा, 300 रथ, 200 हाथी और 30,000 पैदल सिपाही थे। सबसे पहले राजा पोरस ने अपने पुत्र के नेतृत्व में 2000 सैनिकों को सिकंदर का सामना करने और उसका मार्ग को रोकने के लिए भेजा था, लेकिन यूनानी सैनिकों के सामने वे नहीं टिक सके और उसका पुत्र मारा गया युद्ध भूमि में। जिसके बाद राजा पोरस जो है स्वयं सैनिकों का नेतृत्व संभालता है और सिकंदर का सामना करता है। इस युद्ध में अंततः सिकंदर का विजय होता है और राजा पोरस पराजित हो जाता है। इसके पीछे के दो कारण थे। पहला, राजा पोरस के जो सैनिक थे वो धनुष से लैस थे, लेकिन बरसात के समय में ये धनुष भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था। दूसरा, राजा पोरस की सेना के विशालकाय हाथी यूनानी सेना के तीव्रगामी यानी कि तेज घोड़ों के सामने
नहीं टिक सके। आगे यदि हम बात करें तो युद्ध का परिणाम सिकंदर के पक्ष में रहा और बहुत जल्द ही राजा पोरस की जो विशाल सेना थी वो खत्म हो गई। उनके सैनिक भाग निकले और अनेक जो हैं मौत के घाट उतार दिए गए थे। लेकिन 6.5 फुट का लंबा जवान राजा पोरस विशालकाय हाथी पर सवार होकर अंत तक लड़ता रहा। जब विजय की समस्त आशाएं खत्म हो गई तो उसने युद्ध भूमि से ही अपना हाथी को मोड़ लिया था, यानी कि अपने आप को पराजित घोषित कर दिया था। राजा पोरस को युद्ध भूमि से अपने हाथी को वापस ले जाते हुए देखकर सिकंदर ने तक्षशिला के राजा आम्भी को आत्मसमर्पण करने के संदेश के साथ राजा पोरस के पास भेजा। देशद्रोही आम्भी को देखते ही घायल राजा पोरस की भुजाएं एक बार पुनः फड़क उठी और उसका वध करने के निमित्त उसने अपनी शेष शक्ति से उसके ऊपर भाले का अंतिम प्रहार किया। लेकिन सौभाग्यवश ये रहता है कि राजा आम्भी जो था वो बच गया। राजा आम्भी के वापस लौटने के बाद सिकंदर ने दूसरा दूत मंडल राजा पोरस को मनाने के लिए भेजा। इसमें राजा पोरस का मित्र मेरूस शामिल था। राजा पोरस अपने मित्र मेरूस के प्रयास से आत्मसमर्पण करने के लिए राजी हो गया और उसने अपने को यूनानी सेना के हवाले कर दिया। राजा पोरस यूनानी सेना द्वारा बंदी बना लिया गया और घायलावस्था में सिकंदर के सामने पेश किया गया। इस समय राजा पोरस के शरीर के ऊपर 9 जख्म थे। सिकंदर ने पोरस की वीरता की प्रशंसा करते हुए उससे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए? राजा पोरस ने बड़ी निर्भीकता से और गर्व के साथ उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस प्रश्न का उत्तर सुनकर सिकंदर बहुत ज्यादा उत्साहित हुआ। उसने पोरस को न केवल उसका राज्य ही लौटाया बल्कि उसके राज्य का उससे और भी ज्यादा विस्तार कर दिया। प्लूटार्क के अनुसार राजा पोरस के अधीन 15 संघ राज्य और साथ ही साथ 5000 बड़े नगर और अनेक ग्राम थे। इस प्रकार अगर देखा जाए तो राजा पोरस का पराजय भी जय में बदल गया था। आगे यदि हम बात करें तो इसके बाद सिकंदर ने युद्ध में वीरगति पाने वाले सैनिकों का अंत्येष्टि संस्कार किया और यूनानी देवता की पूजा किया। इसने 2 नगर की स्थापना भी किए, जिसमें सबसे पहले आता है निकैया, जिसे विजयनगर कहा गया है, और दूसरा है आपका बुकेफला। अब हम बात करते हैं सिकंदर की वापसी के विषय में। झेलम का युद्ध यानी कि हाडेस्पीस के युद्ध के बाद सिकंदर के सैनिकों ने सिकंदर के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया था कि अब हमें अपने वतन की ओर वापस लौटना चाहिए। तो चलिए डिटेल्स में समझते हैं। ब्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुआ। सिकंदर ने यूनानी देवताओं की स्मृति में ब्यास नदी के तट पर अपनी पूरी विजय की सीमा अंकित करने के लिए 12 विशाल बेदिया बनवाया और उसे विधिवत रूप से पूजा किया। यहीं पर सिकंदर की सेना में विद्रोह हो गया और उसके सैनिकों ने और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सिकंदर ने अपने सैनिकों के बीच जोशीला भाषण दिया और अलग अलग प्रकार के प्रलोभनों के द्वारा उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया। लेकिन यह प्रयास उसका निष्फल रहा, जिसके कारण से लज्जित होकर के 3 दिनों तक अपने शिविर में ही सिकंदर पड़ा रहा, जिसके बाद फाइनली उसने सैनिकों को अपने वतन वापस जाने का आदेश दे दिया। अब अलग अलग इतिहासकारों ने इसके उत्साह भंग होने के पीछे अलग अलग कारण बताए हैं। ये कारण आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। पहला, सिकंदर के सैनिकों को स्वदेश छोड़े हुए बहुत ज़्यादा दिन हो चुका था, जिसके कारण उन्हें अपने घर की याद आ रही थी। दूसरा, निरंतर युद्ध में व्यस्त रहने के कारण वे थक चुके थे। गर्मी, वर्षा और बीमारियों के कारण उनमें से अनेक की मृत्यु हो चुकी थी, तो ये भी उनके दुर्बलता का कारण था। तीसरा, झेलम के युद्ध में यद्यपि सिकंदर की विजय हुई थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने यूनानियों के छक्के छुड़ा दिए थे। प्रत्येक स्थान पर उन्हें कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। चौथा और अंतिम, ब्यास नदी के पूर्व की ओर नंद वंश का शक्तिशाली साम्राज्य था। क्या होता है कि जब भारत के ऊपर सिकंदर ने आक्रमण किया था, उस समय मगध के ऊपर नंद वंश के शासकों का शासन चल रहा था। इस समय यहाँ पर धनानंद शासन कर रहा था। यूनानियों ने नंदों की वीरता, उनकी संपत्ति और समृद्धि के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था, जिसके कारण से उनके साथ किसी भी प्रकार के टकराव के पक्ष में वे नहीं थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारक हैं जिसे आप लोग याद रखना। आगे यदि हम बात करें तो निराश होकर सिकंदर जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से वापस लौटने का निश्चय किया। उसने ब्यास और झेलम नदी के बीच का संपूर्ण प्रदेश
राजा पोरस के अधिकार में छोड़ दिया था। साथ ही राजा आंभी को झेलम के पश्चिमी क्षेत्र और अभिसार को अरसेर राज्य के साथ कश्मीर के भूभाग में उसने शासन करने का अधिकार दे दिया था। सिकंदर ने चिनाब नदी पार करके झेलम के तट पर आया और यहाँ पर उसे मालव और क्षुद्रक गणों के संगठित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस संघ के पास एक विशाल सेना भी थी। उन्होंने डट करके सिकंदर की सेनाओं का मुकाबला किया और सिकंदर को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन मालव लोग परास्त हुए और सिकंदर फाइनली यहाँ पर भी विजय रहा। इसके राज्य के सभी नर नारी और बच्चे जो हैं मौत के घाट उतार दिए गए थे। मालवों के पतन के बाद क्षुद्रकों ने भी हथियार डाल दिए और उनका संघ जो है खत्म कर दिया गया। आगे यदि हम बात करें तो ब्यास और चिनाब नदियों के संगम के आसपास सीवी और अगलस जातियां निवास करती थीं। सीवी लोगों ने बिना किसी युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि अगलस जाति ने एक विशाल सेना के साथ सिकंदर की सेना का सामना किया। उन्होंने अपनी स्त्रियों और बच्चों को आग में झोंक दिया और स्वयं भी लड़ते हुए मारे गए। आगे यदि हम बात करें तो अपनी विजय के अंतिम दौर में सिकंदर ने सिंधु नदी के निचले हिस्से के ऊपर विजय प्राप्त किया था और यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो थी राजतंत्रात्मक। सबसे पहले सोगडोई के राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके बाद उसने मुसिक राज्य पर आक्रमण किया। मुसिक राज्य के राजा ने भी साधारण प्रतिरोध के बाद सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया, लेकिन निचली सिंधु घाटी ब्राह्मणों का शक्तिशाली राज्य माना गया था। सिंधु नदी के निचले हिस्सों में बसे ब्राह्मणों ने विदेशियों का विरोध करना जनता का धर्म बताया तथा जिन राजाओं ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी उसकी निंदा करते हुए उन्होंने उसे देशद्रोही करार दिया। इसके बाद सिकंदर पाटल यानी कि पत्तल पहुंचा, जहां पर सिंधु नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है। इतिहासकार डियोडोरस के अनुसार स्पार्टा के ही समान पत्तल में दो राजाओं का शासन यानी कि द्वैराज व्यवस्था था और कुल विरुद्धों की एक सभा द्वारा इसका संचालन किया जाता था। यूनानियों के आगमन का समाचार सुनते ही यहाँ के नागरिकों ने नगर को खाली कर दिया और सिकंदर ने उस पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। यहीं पर उसने एक नई छत्रपी बनाई जिसका शासक यानी कि छत्रप पिथोन को नियुक्त किया गया था और ये सिकंदर का अंतिम विजय अभियान था। इसके बाद 325 ईसा पूर्व में सितंबर महीने में सिकंदर ने पत्तल से यूनान के लिए अग्रसर हुआ और जेरूसिया के रेगिस्तानी भागों से होता हुआ बेबीलोन पहुंच गया। इसके 2 वर्ष बाद ही लगभग 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो ये थी यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर की कहानी। अगले क्लास में हम विस्तार से मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।